हाँ जी, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्टेज प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है, बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्सक्रीशन किन किन चीज़ों का होता है जो जरूरी होता है ना, किन किन चीज़ों का एक्सक्रीशन होना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। देखिए, एक्सक्रीशन होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म चलती रहती है और उस मेटाबॉलिज्म के बाद में क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं होते। यदि उनका लेवल ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा बढ़ जाने से उस लेवल को हम लोग कहेंगे कि वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते हैं। ठीक है, तो उनका लेवल हमारी बॉडी में क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, एक निश्चित लेवल तक ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक्सक्रीशन किन किन चीज़ों का होता है और कैसे होता है। जैसे मान लो कि अपन ने क्या हुआ, कुछ खाना खाया, ठीक है, तो उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। तो खाने के डाइजेशन से क्या बने, दो प्रकार के पार्टिकल्स अपने पास है वो बने हुए हैं। टू टाइप्स के पार्टिकल्स यहाँ पर बने, एक तो वे जिनका क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और दूसरा वे जो हमारे कोई काम में नहीं आते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो एब्जॉर्ब नहीं होते उनको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सक्रीशन, उनका हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है, अब मान लो हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है, ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन से क्या बना, ग्लाइकोजन से मान लो ये क्या बन गई, ग्लूकोज बन गई। ठीक है, वो ग्लूकोज अपने पास में है। ठीक है, वो ग्लूकोज कहाँ पर है, अपने पास में है। उस ग्लूकोज को जब हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसका ब्रेकडाउन करेंगे, तो उसके ब्रेकडाउन से क्या होगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, इनमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी के लिए काम में नहीं आती है। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। एनर्जी के लिए हमें ये सारी प्रोसेस करनी पड़ रही है, यानी ग्लूकोज को तोड़ना पड़ रहा है, C6H12O6। ठीक है, तो ये अपने पास ग्लूकोज हो गई। उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर में तोड़ देते हैं। प्लस में क्या बनती है, यहाँ से एनर्जी बनती है। एनर्जी बन गई, एनर्जी को तो अपनी बॉडी क्या कर लेगी, काम में ले लेगी। हमने पीछे भी एक डिस्कस किया था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। ठीक है, और ये जो CO2 और H2O है, इनमें H2O भी बॉडी में कोई ना कोई काम में आ जाता है, लेकिन CO2 का एक निश्चित लेवल तक ही लेवल उनका अपने ब्लड में होना जरूरी है। यदि उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने ब्लड में हो जाएगी तो वो अपने लिए क्या होगी, डेंजरस होगी। तो उसको क्या करना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो अपने लिए जरूरी नहीं होती और उनको क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं अपने सामने। जैसे हम लोग एक सेल की बात करें, हम लोग सोचे कि एक्सक्रीशन क्यों होता है और ये क्यों जरूरी है। तो अपने पास क्या है, एक सेल है। ठीक है, अब देखो कई जगह पर एक्सक्रीशन होगा। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया, कोई खाना खाया तो उसमें क्या हुआ, जैसे मान लो ग्लूकोज की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या खाते हैं, स्टार्च। ठीक है, जो चपाती जो होती है वो किससे बनी होती है, स्टार्च से, उसमें स्टार्च है वो प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है, डाइजेशन होता है,
डाइजेशन होता है। डाइजेशन से क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने से क्या बनेगा, यहां पर स्टार्च को डाइजेस्ट किया तो यहां पर बना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 ये हो गए ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है, उस ग्लूकोज को हमारी सेल्स के पास भेजा जाता है। सेल यहाँ पर क्या करेगी, ये सेल का यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो उस ग्लूकोज का सेल क्या कर सकती है, यहाँ पर मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज है वो उसका ब्रेकडाउन होगा। अब देखो यहाँ पर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पर, ठीक है, तो यहां पर ये काफी सारी ग्लूकोज है वो कहां पर चली गई, सेल के अंदर की साइड में चली गई, ठीक है भाई। तो यहां पर ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, फ्यूल की तरह होता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज है वो। अब क्या करते हैं, अब इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, ये ग्लूकोज है इसका क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो इनका ब्रेकडाउन किया जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां पर दो तरह की चीजें बनेगी, एक तो CO2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, H2O। लेकिन यहां से निकलने वाली एनर्जी हमारे लिए जरूरी होती है, तो यहां पर एनर्जी भी यहां से क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है, यहां से एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो ये होगी E फॉर एनर्जी, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए सेल के अंदर, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो यहां पर एनर्जी है कुछ सेल के काम आ जाएगी और कुछ कहां पर भेज देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भेज देंगे, यहां पर ये आ गई माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में आ गई। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को दो तरह से यूज में लेगा, एक तो एनर्जी को ATP में चेंज कर देगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर कि कुछ एनर्जी है उसको क्या कर लिया, काम में ले लिया, एनर्जी काम में ले ली, प्लस में एक्स्ट्रा की एनर्जी इसके पास में थी वो ATP के रूप में क्या कर लिया, उसको सेव कर लिया और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको रख दिया। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उस कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना जरूरी होता है। क्यों होता है, देखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो ब्लड में H2O के पास साथ में जाती है, इनके साथ में होकर क्या होगी, मिलेगी, H2O के साथ में वो रिएक्शन करेगी। RBC के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करेगा, इसको H2CO3 में चेंज कर देगा, ठीक है। H2CO3 क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है, ठीक है। H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख देते हैं कार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड इसको कहते हैं। तो कार्बनिक एसिड है वो क्या होगा, अब आपको पता है कोई भी एसिड है उसका नेचर क्या होता है, कोई भी एसिड वाटर के साथ में मिलता है और H+ आयन देता है, ठीक है। तो ये एसिड क्या होगा, वाटर के साथ में मिलेगा और वाटर में मिलकर ये क्या करेगा, H+ HCO3- ये आयन देगा, ठीक है। तो H+ HCO3- आयन इसके पास हो गए। अब क्या होगा, अब ये आयन H+ आयन है वो हमारे कहां पर जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, तो वो आगे हमारे ब्लड में। तो H+ आयन जब हमारे ब्लड में आ जाते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में अपने ब्लड का pH है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड का pH कम होगा तो इससे क्या होगा, ब्लड में थोड़ा बहुत तो pH है वो कम हो जाए, ज्यादा हो जाए वो तो चलता है, ठीक है। तो अपने ब्लड का pH कितना होता है, 7.1 के लगभग, ठीक है। अपने ब्लड का pH होता है 7.35 से लेकर 7.46 इनके बीच में होता है, ठीक है। लेकिन एक RBC के साइटोप्लाज्म में देखें तो वहां पर pH होता है साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, तो वहां पर होता है 7.1, ठीक है। तो वहां पर पीएच कितना होता है 7.1 होता है, लेकिन हमारे ब्लड प्लाज्मा में 7.35 से लेकर 7.46 तक पीएच होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं 7.4 पीएच, ठीक है, 7.4 पीएच हो गया। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है, ब्लड की पीएच है वो नॉर्मली सी क्या हो रही है, कम ज्यादा इस तरह से होती है। तो ब्लड की जो पीएच कम होती है उससे काफी सारी जो एक्टिविटीज है उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से यदि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारी बॉडी के अंदर वो डेंजरस इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसलिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना जरूरी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और उन वेस्ट प्रोडक्ट को कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो बाहर निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, वो कैसे बनते हैं और उनको बाहर किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में देखो क्या क्या चीजें हम लोग खाते हैं, स्टार्च को हम लोग खाएंगे, इसके अलावा प्रोटीन को और फैट को, ठीक है। ये इतनी चीजें होती है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्च और प्रोटीन इन दोनों को लेकर चलेंगे, इन दोनों को हम लोग एक बार समझते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च खाते हैं, ठीक है, तो स्टार्च और प्रोटीन का क्या होगा, डाइजेशन होगा, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस से गुजरेगी। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस से गुजरेगी तो उसमें क्या होता है, देखो तो ये हो गया यहाँ पर डाइजेशन के अलग अलग स्टेप। तो इनसे क्या होगा, स्टार्च से क्या बनेगा, ग्लूकोज, ठीक है। और जो प्रोटीन है उनके ब्रेकडाउन से क्या बनेंगे, एमिनो एसिड, ठीक है। अब ग्लूकोज है उसको आगे मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखें तो ग्लूकोज में क्या बनता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जब होती है तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है। और एमिनो एसिड जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो एमिनो एसिड से क्या बनता है, NH3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस CO2। ये चीजें किन से बन सकती है, CO2, ये बनती है एमिनो एसिड से। अब देखो क्या होता है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, ये जो एक्स्ट्रा की चीजें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। कैसे निकालें हम लोग इनको बाहर, तो हमारी बॉडी के पास देखो कई ऑर्गन्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्किन की। स्किन को हम लोग देखें तो ये लेयर हो गई स्किन की, ये स्किन की लेयर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये फैटी टिश्यू होता है जो स्किन के नीचे की तरफ जमा होता है, और यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है वो भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड होगी, ठीक है। ये यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड हो गई। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब कुछ और जो साल्ट्स वगैरह हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम Na+, Cl-, K+, Ca+, इनको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। ये सारी चीज़ें होती है। और
हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किडनीज की। किडनी, तो यहाँ पर ये हो गई किडनी। ठीक है, अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर किस तरह से एक्सक्रीशन होता है। और यहाँ पर हम लोग लंग्स की बात करेंगे। लंग्स, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लीवर की। ये सारे ऑर्गन हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लीवर। और ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और इसके अलावा कई और सिस्टम भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। तो हमें तो डायरेक्ट यहाँ पर आना है H2O से। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता है कि एक्सक्रीशन में ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका एक्सक्रीशन जरूरी होता है। इनमें से कई सारी चीज़ें होती है जिनका लेवल यदि कम या ज़्यादा हो जाए तो उनसे क्या होता है, हमारी बॉडी को कई इफेक्ट्स है वो हो सकते हैं। इनका एक्सक्रीशन जरूरी होता है। इनका एक्सक्रीशन कैसे किस तरह से किया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो ग्लूकोज के जो मटेरियल है उनका एक्सक्रीशन कैसे किया जाता है। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेजा जाएगा जहाँ से उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये CO2 हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। तो यहाँ से CO2 को बाहर भेजने की प्रोसेस है वो हो रही है। अब देखो, अब है यहाँ पर H2O। H2O को कहाँ से बाहर निकालें, तो जो पानी होता है H2O होता है उसको बाहर निकालने के लिए भी हमारे पास ऑर्गन होते हैं। जैसे देखो, नॉर्मली वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए हमारी किडनी के अलावा हमारी स्किन, ये सलेवरी ग्लैंड, और ये अपनी स्वीट ग्लैंड, और इसके साथ में ही वाटर के लिए अपने लंग्स, यानी लंग्स के द्वारा भी थोड़ी थोड़ी जो वाटर है उनको बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अमोनिया है। अमोनिया को बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको बाहर निकालने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो NH3 है उसको कहाँ पर भेजा जाता है, लीवर में भेजा जाता है। लीवर में भेजेंगे तो NH3 क्या होगा, एक साइकिल से गुजरेगा, जिस साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जिसको बोलते हैं। तो यूरिया साइकिल के थ्रू, या यूरिया साइकिल को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अब क्या होता है, यहाँ से इस यूरिया को बनाकर कहाँ पर भेजा गया, किडनी में भेजा गया। ठीक है, अब ये कहाँ पर आ गई, किडनी में आ गई। और किडनी से फिर क्या किया जाता है, किडनी से H2O यानी वाटर प्लस कुछ मात्रा में यूरिया। ठीक है, और साथ में इनमें से कुछ क्या होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनमें से कुछ आयन्स भी हो सकते हैं। प्लस में आयन्स कौन कौन से, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, और कैल्शियम आयन, CO3 माइनस आयन। इन आयन्स को भी क्या करते हैं, किडनी से बाहर निकालते हैं यूरिन के थ्रू। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो यूरिन के थ्रू इनको क्या किया जाता है, यहाँ से बाहर निकाला जाता है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए। यानी इनसे क्या करते हैं हम, सारे ये ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा का जो मटेरियल होता है उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, और साथ में हमारी बॉडी है उनके लिए कई हेल्प भी हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारे ब्लड के अंदर जो RBCs होती है, जो RBCs 120 डेज का अपना लाइफ स्पेन वो पूरा कर लेती है, वो RBCs अपनी बॉडी में तो कोई काम में नहीं आएगी, वो अपने लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है। उन RBCs को कहाँ पर भेजा जाता है, उन RBCs को भेजा जाता है ब्रेक डाउन के लिए लीवर में।
तो वो RBCS लीवर में भेजी जाएगी और लीवर में उनका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। कहाँ पर, लीवर में। तो RBCS है, वहाँ पे लीवर में उसका ब्रेकडाउन हुआ, हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकडाउन होने से टूट गया और उसको क्या कर दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई। तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, ये प्रोसेस होती है अपनी लीवर में, यानी लीवर में RBCS है, इनको भी क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाइल पिगमेंट्स वगैरह है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब सबसे जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनडाइजेस्टिव फूड होता है, उस अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने के लिए कौन काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। यानी यहां से जो अनडाइजेस्टिव फूड अपने पास बचेगा, अनडाइजेस्टिव फूड हमारे लिए ये जो बचेगा, उस अनडाइजेस्टिव फूड को क्या कर दिया जाएगा, इस अनडाइजेस्टिव फूड को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये लीवर हो गई अपनी। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उनको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कोई भी फूड है उनको हम लोग खा रहे हैं, तो कुछ एक का तो एब्जॉर्प्शन अपने स्टोमक के थ्रू हो जाता है, कुछ एक अपने यहाँ से आते हुए एब्जॉर्ब होते रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बचा अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट, वो कहाँ पर आता है, अपनी इंटेस्टाइन में आता है। और इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो स्टोर हो गया, अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये क्या है, अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट। उस अनडाइजेस्टिव प्रोडक्ट को क्या किया जाना जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इस अनडाइजेस्टिव फूड को बाहर निकालने का फंक्शन करेगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे हो गए क्या, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो लंग्स होते हैं, वो लंग्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को तो अंदर की तरफ ले रहे हैं, ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेजेंगे, लंग्स में भेजेंगे, और लंग्स में भेजकर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाल देंगे। तो लंग्स से बाहर निकाल देंगे तो ये निकली यहाँ से CO2, तो ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पर किसका, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनका, ऑक्सीजन का उनका गैस एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, और गैस एक्सचेंज से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। वाटर साथ में यूरिया, इनको भी यहाँ से किडनी के थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और अनडाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसी तरह से हमारे ईयर के अंदर भी, यहाँ पर जो ईयर कैनल है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती है, जो कि मोम है उसका क्या कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, वो बाहर की तरफ निकालती है। और हमारे यहाँ पर जो अपना फेस है उस पर भी कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती है, जो कि ऑयल्स को बाहर निकालती है। और हमारे जो यहाँ पर टीयर्स होते हैं, वो टीयर ग्लैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर इनके थ्रू थोड़ा एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, उनको भी क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि यहाँ तक जी जो वाटर है उसको भी सलाइवा के साथ में मिलाकर क्या करें, अपनी बक्कल कैविटी में भेज दिया जाता है, और वहाँ से वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला जाता है। ठीक है। और उसके साथ में भी कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, उनको अपने सलाइवा के साथ में डाल दिया जाता है और उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का। तो अब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है। और उनको किस तरह से बाहर निकाला जाता है। हम लोग यदि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो देखो, इसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनको
3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। देखो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। देखो जो एनिमल NH3 यानी कि अमोनिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक, ठीक है। इसके बाद में आता है जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, NH2COONH2, ठीक है। ये क्या हो गई, यूरिया होगी। तो जो यूरिया का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। और जो एनिमल्स यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अमोनियोटेलिक, ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनियोटेलिक। और वे एनिमल जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक। और वे एनिमल जो क्या कर रहे हैं, यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजनी वेस्टेज। तो नाइट्रोजनी वेस्टेज होते हैं, उनको बाहर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स अपने पास प्रेजेंट है जो इनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। देखो नाइट्रोजनी जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उन नाइट्रोजनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है। उसको कैसे बाहर निकालें, क्या उनके तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग की वो क्या चीज बना रहे हैं और किस रूप में उसको बाहर निकालेंगे, किस कौन कौन सी फॉर्म होगी जिसमें उनको बाहर निकालेंगे, इसके आधार पे ये हमें 3 टाइप से वो मिले हैं, ठीक है। अब देखो अमोनिया, अमोनिया क्या होती है, अमोनिया वाटर सोल्यूबल होती है और इतनी ज्यादा वाटर के अंदर मिल सकती है कि इनके बीच में वाटर के साथ में टाइट बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो अमोनिया वाटर के साथ में क्या हो सकती है, सोल्यूबल है, वाटर के साथ में सोल्यूबल है अमोनिया। तो वाटर के साथ में सोल्यूबल है, अमोनिया को बाहर कैसे निकाले भाई, तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमोनिया को बाहर निकालने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। काफी सारा वाटर है अपने को चाहिएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अमोनिया वही एनिमल अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं। जैसे कि जो फिशेज होती है, फिशेज क्या करती है, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है, अमोनिया को एक्सक्रीट करती है। एग्जाम्पल फॉर सारी जो फिशेज होती है वो। इसके अलावा जो पोरिफेरा के कुछ एनिमल्स, ये सारे क्या कर रहे हैं, अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। प्रोटोजोआ ये भी अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इसके बाद में आता है यूरिया। यूरिया को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी वाटर नहीं चाहिए। तो उसका काम है वो कम वाटर के अंदर ही चल सकता है। तो यूरिया को कम वाटर के द्वारा ही बॉडी से बाहर की तरफ निकाला जाता है। ये भी वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट। और जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनता है वो अमोनिया के मिलने से बनता है। यानी अमोनिया है, उसको एक पूरे के पूरे साइकिल से गुजरना पड़ता है। साइकिल से गुजरेगी तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर अमोनिया से यूरिया हमारी बॉडी में बनता है। हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, जहां पर यूरिया साइकिल चलता है, जो क्या करता है, यहाँ पर यूरिया को बनाने का काम करता है। जबकि हमारे ब्लड से यूरिया को अलग फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड से फिल्टर करने के लिए किडनीज होती है, वो यहाँ पर फंक्शन करती है। ओके बच्चों, इसके बाद में है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता और ब्लड के अंदर ये सोल्यूबल होता है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा भी वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ये वाटर के अंदर इसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, ये बिल्कुल इनके छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो उन क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, उन क्रिस्टल्स को जाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं और उनको कम वाटर के साथ में भी क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यानी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए थोड़े से ही वाटर की जरूरत पड़ती है। उनके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और उन क्रिस्टल्स को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब हम लोग इनके एग्जांपल देखें, यूरिक एसिड को कौन कौन एक्सक्रीट करता है। तो यूरिक एसिड को जैसे एवीज होते हैं या रेप्टिलिया होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं।
और जो यूरिया है उसका एक्सक्रीशन, जैसे कि ह्यूमन मेमल्स वो क्या करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और जो अमोनिया है उस अमोनिया का एक्सक्रीशन जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो एनिमल्स करते हैं। थैंक यू।